नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएलसी टॉप 50 आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। जो प्रयास सीरीज़ है हमारी, वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सीरीज़ है। इसमें हम एमपी जी के पढ़ेंगे और एमपी जी के हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। और जो बाज़ार में जितने भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बुक्स हैं जिनका आप अध्ययन करते हैं, उन सभी बुक्स का यहाँ निचोड़ रहेगा और अप टू डेट रहेगा और ऑथेंटिक रहेगा, ठीक। इस बात की गारंटी जीएलसी टॉप 50 आईएएस आपको देता है। पहला जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड रहेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की छवि इसमें दिखाई देती है, ठीक। हमारी जो शुरुआत रहेगी वो मध्य प्रदेश के मैप से रहेगी। और मध्य प्रदेश का मैप जो है वो मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्ज़ाम है जिनमें जो मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि अब जो एग्ज़ाम्स है वो क्वेश्चन का नेचर बदल रही है। आप क्वेश्चंस अप्लाइड नॉलेज पे बेस्ड आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी 2020 की जो प्री की एग्ज़ाम हुई थी उनमें टेम्परेचर का वेरिएशन मध्य प्रदेश में किस प्रकार से होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। 2019 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें बड़वानी की पहाड़ियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम जनरली किताबों में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको मैप की समझ है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो मैप देख लेते हैं। मैप में हम ज़िले देख लेते हैं और राज्य देख लेते हैं जिनकी बाउंड्री लगती है एक दूसरे से। तो शुरू करते हैं मैप। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है और इसमें जो श्योपुर है, ये श्योपुर राजस्थान से अपनी बाउंड्री टच करता है। यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर गुजरात है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं इनके। श्योपुर राजस्थान से अपनी बाउंड्री टच करता है। मुरैना जो है वो राजस्थान से भी अपनी बाउंड्री टच करता है और यूपी से भी बाउंड्री टच करता है। भिंड, दतिया ये जो है ये यूपी से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। शिवपुरी वह दूसरा जिला है मुरैना के बाद जो दो राज्यों से अपनी बाउंड्री टच करता है, राजस्थान और यूपी से। ऐसे कुल मिला के 6 जिले हैं जो दो राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उनमें एक मुरैना है, एक शिवपुरी है और जो तीसरा जिला है वो झाबुआ है, चौथा जिला अलीराजपुर है, पांचवा जिला बालाघाट है और छठा जिला जो है वो सिंगरौली है, ठीक। अब मैं बताता हूँ इनके बारे में हमारे जो लेक्चर है उसमें कि ये किन किन राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। वैसे मैंने राज्य लिख दिए हैं तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अशोकनगर यूपी से बाउंड्री टच करता है। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी नया जिला बना है, 52वां जिला, और टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा, ये जो है ये अपनी यूपी से बाउंड्री टच करते हैं। सीधी अपनी यूपी से बाउंड्री टच नहीं करता है, ठीक। कन्फ्यूजन रहती है लोगों में कि सिंगरौली करता है कि सीधी करता है कि दोनों करते हैं। तो सिंगरौली तो करता है लेकिन सीधी नहीं करता है। सीधी अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ से साझा करता है, ठीक है। अब हमने ये यूपी के ज़िले देख लिए कि यूपी से कौन से बाउंड्री टच करते हैं। ये 13 ज़िले हैं कुल मिलाकर। जो राजस्थान से बाउंड्री टच करते हैं उनमें गुना, राजगढ़, आगरमालवा 2013 में शाजापुर से अलग होकर बना था, नीमच, मंदसौर और रतलाम और झाबुआ, ठीक। ये ज़िले हैं और ये 10 ज़िले हैं जो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। इनके बारे में मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप मैप देख लीजिए। अलीराजपुर अपनी सीमा जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से साझा करता है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट तो मैंने बता दिया। ये जो मंडला है वो छत्तीसगढ़ से बाउंड्री टच करता है, महाराष्ट्र से नहीं करता है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को निमाड़ बोला जाता है और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ और खंडवा को पूर्वी निमाड़ बोला जाता है, ठीक है। गुजरात से केवल 2 ही जिले सीमा साझा करते हैं। तो न्यूनतम जिले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है कि 2 जिले जो है वो सिर्फ गुजरात से सीमा साझा करते हैं। और अगर अधिकतम जिलों की बात की जाए तो वो यूपी से करते हैं और वो 13 जिले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और सीधी, ठीक है, ये सीमा साझा करते हैं। सिंगरौली तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी ज़िले पे आप देख लीजिए, यहाँ पर देवास है, ये धार है, ये इंदौर है, सॉरी वो देवास नहीं है, वो उज्जैन है, ठीक। देवास यहाँ पर है ना। शाजापुर, सीहोर, भोपाल, प्यारा भोपाल हमारी राजधानी है, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी और उमरिया, ये हमारे 52 ज़िले हो गए हैं, ठीक। ये जो वीडियो है आप बार बार देखिए ताकि आपको ज़िलों की लोकेशन पता चल जाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आगे का। देखिए, ये जो गठन है ये मैंने पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके रूप में गठन को बताया है।
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 1953 में आपको पता होगा फजल अली आयोग का गठन किया गया था। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय निकाय था। एक तो उनमें फजल अली स्वयं थे और 2 कौन थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उन्हीं की अनुशंसा पर, और उन्हीं की अनुशंसा पर भाषाई राज्यों का गठन किया गया भाषाई आधार पर, और ऐसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनमें मध्य प्रदेश भी एक था। मध्य प्रदेश के उपनाम बहुत कॉमन हो चुके हैं, अब एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आ सकता है वो यह है कि यह उपनाम इस जो राज्य है इसको क्यों दिया गया है। तो सोया प्रदेश क्यों बोला जाता है मध्य प्रदेश को? कारण यह है कि मध्य प्रदेश की लगभग, भारत की जो लगभग है वो 55 से 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उपजाई जाती है। ठीक, टाइगर स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2018 की जो बाघ जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक बाघ है, और उनकी संख्या कितनी है? तो 526 है। यहाँ पर मैंने करंट से भी कनेक्ट कर दिया है इसको, ताकि आपको करंट के फैक्ट भी याद रहें। हृदय प्रदेश बोलने का कारण यह है कि भारत के नक्शे में जो मध्य प्रदेश है वो हृदय स्थल पर है। ठीक, नदियों का मायका इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो वो जहाँ जाती है वो ससुराल होता है, और जहाँ से जाती है वो मायका होता है। तो जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो खंबात की खाड़ी नर्मदा नदी के लिए ससुराल है, और मायका क्या है? मायका है मध्य प्रदेश। ठीक, तो नदियों का मायका इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से लगभग 206 से 207 जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं वो निकलती है। हीरा प्रदेश बोलने का कारण यह है कि देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ही है जहाँ पर हीरे का उत्पादन किया जाता है, और मध्य प्रदेश में जो मुख्यतः जो जिला है जहाँ हीरे का उत्पादन किया जाता है वह पन्ना जिला है। 2020 की प्री की एग्ज़ाम में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, और ये पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको बताते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तेंदुआ राज्य हाल ही में घोषित किया गया मध्य प्रदेश को, क्यों? क्योंकि 2018 की जो तेंदुआ जनगणना हुई थी उसमें मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं। 3421 इनकी संख्या है। कभी कभी एग्जाम में संख्या भी पूछ ली जाती है, तो दोनों याद रखने, 526 बाघ हैं और 3421 जो है वो तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य भी बोला जाता है क्योंकि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में जो उत्पादित किया जाता है वो देश का 60% से अधिक तेंदुपत्ता उत्पादित किया जाता है। तेंदुपत्ता आपको पता ही होगा, इसका मुख्य जो यूज़ है वो बीड़ी बनाने में है। वो जो कुटीर उद्योग जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, ये जो पत्ते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और इनसे बीड़ी और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बनाते हैं। तो याद रखना है आपको, तेंदुपत्ता राज्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में देश का 60% से अधिक उत्पादित किया जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह के वैज्ञानिक नाम मैंने इंग्लिश में ही लिखे हैं क्योंकि हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं और एग्जामिनर कैसे ट्रांसलेट करता है इनमें चेंज देखा जा सकता है। ठीक, तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिए हैं, तो आपको यही याद रखने हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का बरगद है। फाइकस बेंगेलेंसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, लिलियम कैंडिडम इसका नाम है। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल है। इसी शाह बुलबुल को दूजराज भी और इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। टर्पिसिफोन पैराडाइसिस का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पशु बेडरी प्रजाति का बारासिंगा है। इसका वैज्ञानिक नाम रूसेरवस डुआसेवेली है। ये याद रखना है आपको, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बारासिंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक तो यह है कि बारासिंगा जो है वो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक, पहली बात तो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर 2020 में कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बारासिंगा के लिए जो बेहतरीन शरण स्थली के रूप में देखा जा सकता है, तो वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जहाँ पर खुद का मस्कट जो शुभंकर है, जिसको शुभंकर बोला जाता है, उसको जारी किया गया है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पहचान को प्रदर्शित करता है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भूर सिंह है। ठीक, और यह बारासिंगा ही है एक। ठीक, राजकीय खेल जो है वो मलखंब है। 2013 में इसको राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया था। एक खंबे पर जो कलाकार है वो विभिन्न कलाकृतियाँ प्रदर्शित करते हैं, तो मलखंब जो है वो 2013 में घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के रूप में। मलखंब अकादमी कहाँ पर है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। राजकीय मछली जो है वो महाशीर है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो टोर प्यूटिटोरा है। राजकीय फल आम है। मैग्नीफेरा इंडिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय नृत्य नर्राई है, ये बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। और राजकीय जो नाट्य है मध्य प्रदेश का वो माछ है। ठीक, और ये मालवा क्षेत्र में किया जाता है। नाट्य और नृत्य में अंतर है। नृत्य नाचने को बोलते हैं और नाट्य जो है वो नाटक से रिलेटेड है। तो याद रखना है, राजकीय नृत्य जो राई है वो बुंदेलखंड में किया जाता है और
राज्य की जो नाट्य है वो माच जो है वो मालवा में किया जाता है। राज्य की फसल सोयाबीन है, वजह मैं आपको बता चुका हूँ। नोट एक कुछ फैक्ट हैं वो याद रखने आपको। राजकीय वृक्ष जो बरगद है, पशु जो बारहसिंगा है और पक्षी जो कि दूधराज है, इनको मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1956 में मध्य प्रदेश बना, उसकी 25वीं वर्षगांठ यानी 1981 उसमें इनको घोषित किया गया था। ठीक, और आज की खेल 2013 में और आज की मछली 2011 में घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। प्रतीक चिन्ह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में एक गोला है, उसके बाहर 24 स्तूप है, ऊपर की साइड में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे की साइड में सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। ठीक, लेफ्ट साइड में गेहूं की बाली और राइट साइड में धान की बाली है। उसके बाद इसमें जो बीच में है वो सिंह स्तंभ है और बीच में ही बरगद का पेड़ भी है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसमें सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है, एक वृत्त है उसके अंदर, और उसमें मध्य प्रदेश का शासन ऊपर में और सत्यमेव जयते नीचे में उत्कीर्ण है। गेहूं और धान की बालियां अंकित है और केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश का गान आपको पता होगा, सुख का दाता सबका साथी, इसको सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। तो याद रखना है आपको, ये 2011 में घोषित किया गया था। और रचनाकार जो है वो महेश श्रीवास्तव है इसके, और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव है, गीतकार शान है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब कवर कर ही रहे हैं तो कुछ भी ना छोड़ें। ठीक, सब कुछ कवर करेंगे ताकि आपको जीएलसी टॉप 50 आईएएस के अलावा किसी भी अन्य बुक में या किसी भी अन्य पीडीएफ में देखने की ज़रूरत ना पड़े। मध्य प्रदेश की राजधानियाँ जिनको उपनाम दिया जाता है वो प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। कारण यह है कि प्रशासनिक जो धुरी है मध्य प्रदेश की वो भोपाल ही है। यहीं पर वल्लभ भवन है जहाँ पर मंत्रीगण बैठते हैं। ठीक, संस्कार राजधानी जबलपुर को बोला जाता है। आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर को बोला जाता है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोला जाता है। कारण आपको पता ही है कि सिंगरौली से कोयला उत्पादित किया जाता है और कोयले का जो इस्तेमाल है वो बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है, तो इसीलिए ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोला जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी को बोला जाता है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश जो बाकी मध्य प्रदेश है वो ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी है उसकी तपस से परेशान रहता है, तब वो अपना आनंद लुत्फ उठाने पंचमढ़ी की शेयर करता है। और पंचमढ़ी में जो है वो उनको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि पंचमढ़ी में उतनी गर्मी नहीं लगती है। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु में पर्यटक यहाँ जाते हैं और आनंद का लुत्फ उठाते हैं, इसलिए पंचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोला जाता है। संगीत राजधानी मेहर है। कारण आपको पता ही है, अलाउद्दीन खां जो है वो इनकी जो कार्यस्थली है वो मेहर ही है और मेहर सतना में है। ठीक, भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश एक पूर्णतः भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक्ड राज्य है। कारण क्या है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किसी भी समुद्र से टच नहीं करती है। ठीक, फॉर एग्जांपल उड़ीसा की सीमा बंगाल की खाड़ी से टच करती है, तो इसको आप लैंडलॉक्ड नहीं बोल सकते। ठीक, इसको कोस्टल स्टेट बोल सकते हो, क्योंकि तटीय राज्य है यह। लैंडलॉक्ड राज्य मध्य प्रदेश है क्योंकि मध्य प्रदेश जो भारत है उसके केंद्र में है और चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए यह पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। 1 जनवरी 2000 में जब मध्य प्रदेश गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और मध्य प्रदेश इसके पहले जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया है। ठीक, प्रतीक चिन्ह जो है वो मैं आपको थोड़ा फोटो बता देता हूँ इनका। कारण क्या है कि ये याद रह जाएंगे आपको। ये बारहसिंगा है और ये लीलियम कैंडिडम है, ये दूधराज है, ये राय नृत्य है, ये माच नृत्य जो नाट्य है वो है, ये मलखम्ब है। देखिए मैंने बताया था आपको, ये खंबे पे कलाकृति की जाती है इसमें। ये बरगद का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है और ये प्रतीक चिन्ह है। मैंने इसके बारे में डिटेल आपको दे दी है। ठीक, ये यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अब दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया है। आप हमारी कोचिंग ऑफलाइन जो वो है मीडियम है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारे फ़ोन नंबर है इन पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में देखिए। मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कहीं कहीं पर 82 डिग्री 66 की जगह 82 डिग्री 48 रेडियन यानी 48 रेडियन भी लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है, जो भी आपको आंसर में मिले वो बता देना है। ठीक, ज़्यादा ठीक 82 डिग्री 66 रेडियन है। मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो उसमें उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर है। आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वो पूर्व पश्चिम में ज़्यादा विस्तारित है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का अंतर आ जाता है और मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिर्फ सिंगरौली जिले से निकलती है। जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता होगा कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है और 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे का अंतर आ जाता है 15 डिग्री में। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो
74 डिग्री 9 रेडियन और 82 डिग्री 66 रेडियन के बीच में जितना अंतराल है उससे कितना समय का अंतर आ जाएगा, तो आपको याद रखना है वो लगभग 34 मिनट का अंतर आ जाता है। मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से निकलती है, 82.5 डिग्री पे है, इलाहाबाद की नैनी से यह निकलती है। और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के अलावा वो 4 कौन से राज्य हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि जिससे यह मानक समय रेखा निकलती है। ठीक, मानक समय रेखा का मतलब आपको पता होगा, जिस रेखा से, जिस बिंदु से यह निकलती है उस रेखा से जो है वो समय का निर्धारण पूरे देश में किया जाता है। ठीक, सीमावर्ती प्रदेश में आपको बता चुका हूँ, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मैं एक बार डायरेक्शन के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक, ये पूर्व है, ये उत्तर है, और ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। ठीक, तो पूर्व और दक्षिण पूर्व इन दोनों में तो छत्तीसगढ़ है। ठीक, और उत्तर पूर्व में यूपी है, पश्चिम में राजस्थान है, नहीं पश्चिम में नहीं, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है, और दक्षिण में महाराष्ट्र है। एक बार और बताता हूँ, पूर्व और दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व और उत्तर यूपी, उत्तर पश्चिम राजस्थान, पश्चिम गुजरात और दक्षिण महाराष्ट्र। ठीक, राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। कौन से जिले लगते हैं बता चुका हूँ, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि बाकी कौन से राज्य से कौन से जिले लगते हैं, लेकिन मैप से आपको क्या थोड़ा जो अक्षांश देशांतर है ना उनका ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर 21 डिग्री 6 रेडियन उत्तरी अक्षांश है, और भारत का मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर, यहीं पर यह है। और सबसे उत्तर का जो जिला है वो मोरेना है, यहाँ पर 26 डिग्री 30 रेडियन उत्तरी अक्षांश है। ठीक, ये सबसे उत्तरी जिला है। सबसे पूर्वी जिला आपको बताया सिंगरौली है, 82 डिग्री 48 रेडियन पूर्वी देशांतर। जो सबसे पश्चिमी जिला है वो 74 डिग्री 9 रेडियन पूर्वी देशांतर है, और अलीराजपुर है यहाँ पर सबसे पश्चिमी जिला। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। वो 14 जिले कौन से हैं तो आपको याद रखना है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये इसको बार बार देख लेना आप थोड़ा पीछे कर करके, ठीक है, ताकि आपको 3-4 बार आप इसको सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिलों की सीमा लगती है। जिले में आपको बता चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिलों की सीमा साझा होती है। महाराष्ट्र की 9 जिलों के साथ सीमा साझा होती है। गुजरात की 2 जिलों के साथ सीमा साझा होती है। नोट में मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले और सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ 2 जिले। ठीक, 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य में आपको बता चुका हूँ, मुरैना, बालाघाट महाराष्ट्र, नहीं सॉरी बालाघाट महाराष्ट्र तो राज्य है, तो शिवपुरी, अलीराजपुर, सिंगरौली और झाबुआ, ये 6 जिले हैं। एक बार और बता देता हूँ, मुरैना, बालाघाट, शिवपुरी, अलीराजपुर, सिंगरौली और झाबुआ किन किन से टच करती है मैंने लिख दिया है और आपको बता भी दिया है। मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो चंबल नदी निर्धारित करती है, और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी निर्धारित करती है। ठीक है, आप जब देखेंगे मैप हम पढ़ेंगे, जो नदियाँ जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें बताएंगे कि जो चंबल नदी है वो मुरैना के यहाँ से बहती है, और जो ताप्ती नदी है वो दक्षिण में बहती है, मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें। तो उत्तरी सीमा चंबल नदी और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी निर्धारित करती है। जलवायु के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हम देख लेते हैं, बाद में हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे मान लीजिए पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण का मतलब यहाँ गर्मी से है, और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है, और कटिबंध का मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड है। तो जहाँ वो पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है तो वो उष्ण कटिबंधीय है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री जो साउथ है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। और भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, पूरे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो इसी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मतलब दिखाई देता है। ठीक, मालवा के पठार को आदर्श जलवायु माना जाता है, और जो फायान जो चीनी नागरिक था वो जब यहाँ पर आए थे विदेशी नागरिक, तो उन्होंने जो मध्य प्रदेश की जो मालवा की जलवायु मालवा के पठार की उसको आदर्श जलवायु बताया था। मध्य भारत में जो है वो विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, मध्य भारत कहाँ पर है, आप इस मैप में देखिए, मतलब पश्चिम में यहाँ पर देखिए, ये जो मध्य प्रदेश का मध्य भारत का पठार है यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, ठीक, और तूफान वगैरह ये सब दिखाई देते हैं, तो ये विषम जलवायु है। ठीक, वर्षा जो है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो है वो 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा गोहद भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक।
ठीक, ये आपको याद रखना है। वन कौन से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? चूंकि जलवायु उष्णकटिबंधीय पाई जाती है तो वन भी उष्णकटिबंधीय ही पाए जाते हैं। जो वन स्थिति 2019 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार, जो लेटेस्ट की रिपोर्ट है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.14% यानी 77,482 वर्ग किलोमीटर जो है उस पे भाग पर वन पाए जाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट डाटा है और किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखाई देगा ही देगा। ठीक, चूंकि मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर वन है, तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला वन क्षेत्रफल वाला जो है वो राज्य है। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नहीं है, क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत में वन पाए जाते हैं वो तो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं 90% के करीब। लेकिन लक्षद्वीप चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अगर राज्य की बात करें तो वह एक मिजोरम है। जो मिजोरम में 86% जो है वो वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो बालाघाट है। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला उज्जैन है। अगर वन प्रतिशत की बात करें, क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें, तो भी यही स्थिति आएगी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो बालाघाट में और सबसे कम उज्जैन में है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, जबकि प्रतिशत के मामले में मिजोरम प्रथम आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में देश के लगभग 41% सागौन के वन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में देश के लगभग 41% सागौन के वन है। प्रदेश के कुल वनों का 17.88% जो भाग है वो सागौन के वन है। 2020 की MPPSC की प्री की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वहाँ पर उन्होंने लगभग 20% को इसका सही आंकड़ा माना है। और ये आंकड़ा पुराना है, नवीन आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो अगर MPPSC ने 20% माना है तो आपको याद रखना है आज से कि जो सागौन के वन है वो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20% है। ठीक, देश के लगभग 50% साल के वन जो है मध्य प्रदेश में है और प्रदेश के कुल वनों का 16.54% है ये। ठीक, मृदा मध्य प्रदेश में कौन सी ज़्यादा मृदा पाई जाती है? तो वो काली मृदा है। और मध्य प्रदेश की जो कुल मृदा पाई जाती है वो उसका 47% जो है वो काली मृदा के रूप में है। जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो देख लेते हैं हम। केंद्र बिंदु, अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बरसाती बैतूल को माना जाता है। मैं आपको मैप ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक, ये प्यारा भारत है अपना। ठीक, ये प्यारा भारत है। तो इसका अगर केंद्र बिंदु मैं बताऊं तो वो बरसाती बैतूल पे है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद पृथ्वी का केंद्र बिंदु बताऊं तो वो मंगलनाथ उज्जैन में है। और भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु बताऊं तो मनोहर ग्राम कटनी में है। ठीक, जो मध्य प्रदेश उसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, 52 जिले हैं, विकासखंड 313 है, तहसील 424 है, ग्राम पंचायत 23,922 है, नगर निगम 18 है। 2 नए नगर निगम बने हैं 2018 में, एक भिंड और दूसरा दतिया। नगर पालिकाएँ 98 है और कुल ग्राम 54,903 है। और ये लेटेस्ट आंकड़ा है जनसंपर्क विभाग के अनुसार। ठीक, ऑथेंटिसिटी का बखूबी ध्यान रखा गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी आपको GLC टॉप 50 IAS देता है। और इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। मैंने यहाँ पर लिंक दे दी है, इससे आपको डायरेक्ट जो है वो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आपको आवश्यक सामग्रियाँ मिलती रहती है, PDF वगैरह। ठीक, आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 कोर्सेस हमारे चल रहे हैं ऑफलाइन में। एक UPSC फाउंडेशन बैच है जिसकी जो अवधि है वो 3 साल की है। यहाँ पर बेसिक्स से आपको UPSC पढ़ाई जाती है। MPPSC का टारगेट बैच है, 1 साल की अवधि का प्लान है और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर को हमको फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। कल हमारा जो लेक्चर रहेगा वो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का जो दूसरा लेक्चर रहेगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूरा हो जाए। ठीक, धन्यवाद।